इस वीडियो में भारत में खाद्य सुरक्षा, जो कि क्लास 9th की सामाजिक विषय की अर्थशास्त्र की बुक का चौथा चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य खाद्य सुरक्षा कहलाती है। जब भी किसी देश में अनाज के उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है, अनाज के वितरण की समस्या उत्पन्न होती है, सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? निर्धन परिवार। अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्य लोगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना निर्धन लोगों पर पड़ता है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या है। जीवन के लिए भोजन उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए वायु। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भोजन का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। खाद्य सुरक्षा का मतलब 2 वक्त की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। खाद्य सुरक्षा के कुछ आयाम हैं। देखिए क्या है ये। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, और सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तो इस तरह से ये खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में किसी भी तरह की कोई बाधा न हो। अब खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकता है, लेकिन जब किसी भी देश में आपदाएं आती हैं, आपदाओं से मतलब जैसे भूकंप की स्थिति आ जाती है किसी देश में, या सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आती है, या फसलों के खराब होने की संभावना हो जाती है, तो उस स्थिति में निर्धनता रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपदाओं के समय खाद्य का जो पहुंच होती है ये लोगों से दूर हो जाती है, या हम कह सकते हैं खाद्य लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ेगा तो क्या होता है? खाद्य की कमी हो जाती है, और अगर खाद्य की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? उस समय मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा? पूर्ति कम होने से कीमत बढ़ जाएगी खाद्य की। अब अगर कीमत बढ़ जाती है, कुछ लोग उतनी ऊंची कीमत पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते। अब ये आपदा अधिक अगर बड़े क्षेत्र में हो जाती है और लंबे समय तक बनी रहती है, तो उससे क्या होता है? भूखमरी की स्थिति हो जाती है, और व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। और अकाल की स्थिति में क्या होता है? बहुत अधिक मौतें होने लगती हैं, और जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल, सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों और भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है, इसको कम कर देती है। और प्रतिरोधी क्षमता कम होने का मतलब क्या है? और अधिक बीमार पड़ जाना। और अधिक बीमार का मतलब वो भूखमरी का शिकार है, रोगों का शिकार है, तो धीरे धीरे मौतों की संख्या बढ़ जाती है। भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था 1943 में, बंगाल में पड़ा था। तो उस स्थिति में क्या हुआ था? बहुत मौतें हुई थी। तो ये बहुत बड़ा अकाल था जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। भूखमरी की स्थिति का अंदाज़ा हम इन चित्रों की सहायता से लगा सकते हैं। ये देखिए 1945 में भूखमरी से पीड़ित लोगों का चित्र है जो राहत केंद्र पर खड़े हैं। भोजन
की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण, पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, ये बीमार होते रहे और मृत्यु का शिकार होते रहे। इसी तरह से इस चित्र में देखिए, जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो अकाल के दौरान ये बंगाल के चटगांव ज़िले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार दिखा रखा है। इनकी सेहत देखकर हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं, क्योंकि इन्हें पर्याप्त भोजन न मिलने से ये उस समय भूखमरी के शिकार हो गए थे। इसलिए 1943 में क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। अब देखिए, खाद्य असुरक्षित कौन है। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित कौन है? भूमिहीन लोग। भूमिहीन का मतलब जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, जिस पर जो उत्पादन हो रहा है वो उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, या हम कह सकते हैं भूमिहीन व्यक्ति या जिनके पास नगण्य भूमि है, वो खाद्य असुरक्षित है। इसी तरह से पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, दैनिक मजदूर जिनको दैनिक मजदूरी मिलती है, छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित और भिखारी, ये ऐसे लोग हैं जो खाद्य असुरक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं या मौसमी कार्यों में लगे रहते हैं। खेती में अक्सर क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति को मौसम के अनुसार काम मिलता है, पूरे वर्ष उनको काम नहीं मिलता, 12 महीने में केवल 4-5 महीने उनको काम करता है, वो भी खाद्य असुरक्षित होता है, क्योंकि 4-5 महीने उनको काम मिल रहा है, बाकी 6-7 महीने उन्हें काम नहीं मिल पाता है। खाद्य असुरक्षित और कौन लोग हैं? खाद्य असुरक्षित सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग खाद्य असुरक्षित हैं, क्योंकि इनके पास भूमि का आधार कमज़ोर होता है या भूमि नहीं होती है। इसी तरह से कुपोषण का अधिक शिकार कौन लोग होते हैं? महिलाएं अक्सर जो होते हैं ये कुपोषण का शिकार होती हैं, और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं ये कुपोषण का अगर शिकार होती हैं तो अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। और साथ ही जो हमारे पिछड़े हुए राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, या जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या जो है ये बहुत अधिक है। तो असुरक्षित लोगों की संख्या हम कह सकते हैं कौन कौन हो गए इसमें? भूमिहीन लोग, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, दैनिक मजदूर, निराश्रित, भिखारी, छोटा काम करने वाले, मौसमी जिनको कार्य मिल रहा है, वो लोग खाद्य असुरक्षित की श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे मान लीजिए रिक्शा चालक, वो क्या करता है, कभी कभी अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने के बाद थोड़ा बहुत बचा लेता है, और सरकार के द्वारा जो ये गरीब व्यक्ति हैं इनको पीले रंग का कार्ड मिलता है, क्योंकि वो निर्धनता रेखा से नीचे आता है। सार्वजनिक प्रणाली के द्वारा उनको क्या मिलता है? सस्ता गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल इनको बहुत कम कीमत पर प्राप्त होती हैं, जिससे कि वो भूखमरी के शिकार न हो और उनको पौष्टिक भोजन मिलता रहे। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना में भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य
एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के आसपास है। अब देखिए, भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, भूखमरी गरीबी भी लाती है। कैसे लाती है गरीबी? अगर व्यक्ति भूखमरी का शिकार हो जाता है तो वो कार्य करने में उस कार्य करने की सामर्थ्य उसमें बहुत कम होते जाती है। जैसे जैसे कार्य करने की सामर्थ्य उसकी कम होते जाएगी, उसकी आय भी कम होते जाएगी, उसकी क्रय शक्ति कम होते जाएगी। क्रय शक्ति कम होते जाने का मतलब वो और अधिक गरीब होते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि भूखमरी क्या है, ये गरीबी भी लाती है। भूखमरी तब होती है जब व्यक्ति पूरे वर्ष कार्य पाने में असमर्थ होता है या उसको अनियमित कार्य मिलता है। अनियमित कार्य का मतलब 1 महीने काम मिल रहा है, 2 महीने नहीं मिल रहा, या 2 महीने काम मिलता है फिर आगे को उसको काम नहीं मिल रहा। तो ये स्थिति भी क्या होती है, भूखमरी लेकर आती है। हमारे देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के उपाय भारतीय नीति निर्माताओं के द्वारा किए गए। इसमें से एक मुख्य है हरित क्रांति। हरित क्रांति में सरकार के द्वारा किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया गया, उनको बैंक से लोन की सुविधाएं दी गई, उनको अच्छे बीज उपलब्ध कराए गए, सिंचाई की सुविधाएं दी गई, उर्वरक खरीदने के लिए उनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो इन सब सुविधाओं के कारण क्या हुआ, किसान जो है ये अपने अनाज की पैदावार बढ़ाने में सक्षम हो सका। अनाज मुख्य रूप से हरित क्रांति में गेहूं और चावल मुख्य रूप से है। तो गेहूं और चावल की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। रिकॉर्ड उत्पादन होने से उन किसानों का आर्थिक स्तर बहुत तेज़ी से सुधरता गया। यहाँ पे एक किसान को दिखा रखा है, ये वो किसान जिसने HYV बीजों का इस्तेमाल करा है। ऐसे बीज जिससे अच्छा उत्पादन होता है, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया गया। उससे क्या हुआ, पैदावार जो है ये बहुत अच्छी हुई। पैदावार अच्छी होने से किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हुई। तो इस तरह से हरित क्रांति जो है भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है। अब देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के बाद भी देश में अकाल नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा अकाल? देखिए, बीच में सूखे की स्थिति भी आई, बाढ़ की स्थिति भी आई, भूकंप की स्थिति भी आई, लेकिन भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति मजबूत होते गई हरित क्रांति के बाद, जिससे देश में अकाल की स्थिति नहीं आई। 70 के दशक के आरंभ में क्योंकि हरित क्रांति आ गई थी, उससे क्या हुआ, किसानों की स्थिति मजबूत होते गई, उत्पादन बहुत अधिक होते गया और सरकार के द्वारा इस जो अनाज उत्पादन हुआ था उसको कम कीमत में खरीदा गया। अब देखो, ये जो व्यवस्था है इसके 2 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखिए, पहले हम देखते हैं बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम या FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, जिन राज्यों में अधिक गेहूं उत्पन्न हो रहा है, चावल उत्पन्न हो रहा है या अनाज उत्पन्न हो रहा है, उन राज्यों में सरकार क्या करती है, किसानों से गेहूं और चावल खरीद लेती है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। सरकार पहले से समर्थन मूल्य घोषित कर देती है, उसके बाद उनसे उस कीमत पर अनाज को, गेहूं को, चावल को खरीदा जाता है। इस मूल्य को क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है।
इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत घोषित कर देती है। उस कीमत पर सरकार उनसे अनाज खरीद लेती है और ये क्या करती है, सरकार इनको खाद्य भंडारों में रख दिया जाता है। और ये बफर स्टॉक क्यों बनाती है? क्योंकि जिस क्षेत्र में इन अनाजों की कमी है, वहाँ पे निर्धन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अनाज की कीमत ज़्यादा है, तो सरकार क्या करती है, बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था करती है। तो इस कीमत को क्या कहा जाता है? निर्गम कीमत कहा जाता है। ये खराब मौसम में भी और आपदा काल में भी अनाज की समस्या को हल करने में मदद करती है। तो ये बफर स्टॉक का मतलब हो गया, जो राज्य ज़्यादा अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, सरकार उनको क्या करती है, समर्थित मूल्य पर खरीद लेती है और उनका भंडारण कर देती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उसे बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचती है। तो इस तरह से सभी लोग क्या होते हैं, खाद्य सुरक्षित हो जाते हैं। अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दूसरी व्यवस्था है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? देखिए, भारतीय खाद्य निगम या FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। आप लोगों ने सुना होगा राशन की दुकानें। राशन की दुकानों में क्या होता है, FCI ने जिन राज्यों में अधिक अनाज उत्पन्न हुआ था, समर्थित मूल्य पर खरीद लिया था, उनको स्टोर कर दिया था और वो राशन की दुकानों तक पहुंचाती है, जिससे गरीब लोगों तक वो राशन पहुंचता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS कहा जाता है। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। तो ये प्रणाली क्या कहलाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या इसको PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिनको क्या कहा जाता है, उचित दर वाली दुकान कहा जाता है। चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल उपलब्ध होता है। ये सब क्या होता है, बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोग ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह सरकार के द्वारा जो अनुबंधित मात्रा है, इन पास की दुकानों से इन वस्तुओं को खरीद सकता है। अब देखिए, राशन कार्ड कितने तरह के होते हैं? राशन कार्ड मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है इसमें अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड किसको मिलता है? निर्धनों में भी जो बहुत अधिक निर्धन है उनके लिए है अंत्योदय कार्ड। दूसरा है BPL कार्ड। BPL कार्ड निर्धनता रेखा से जो नीचे रहते हैं उनके लिए है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये कार्ड है। तीसरा कार्ड जो होता है APL कार्ड, इसको कहते हैं अब पॉवर्टी लाइन, या हम कह सकते हैं निर्धनता रेखा से जो ऊपर है उनके लिए APL कार्ड है। तो इस तरह से ये जो राशन कार्ड हैं 3 तरह के हैं, अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड और APL कार्ड। तो 3 तरह के राशन। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में जब अकाल पड़ा था उसके बाद से हुई। हरित क्रांति से पहले भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया। तो इस तरह से जो खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप 70 के दशक में प्रारंभ किए गए। इसमें सबसे पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो पहले से ही थी लेकिन उसको और अधिक मजबूत किया गया। अगला है एकीकृत बाल विकास योजना सेवाएं।
ICDS का मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और काम के बदले अनाज FFW का मतलब है फूड फॉर वर्क या काम के बदले अनाज। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए 70 के दशक में। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम की और भी शुरू किए गए। कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर दूसरे तरह के अन्य कार्यक्रम भी फिर से शुरू किए गए। एक कार्यक्रम ये शुरू किया गया PAP गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। PAP का मतलब है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बफर स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया गया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार न हो। अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। प्रारंभ में गरीबों और गैर निर्धनों के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता था। 1992 में देश में 1700 ब्लॉक में जो है ये RPDS शुरू की गई, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। RPDS का मतलब है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया। 1997 में TPDS की शुरुआत की गई। TPDS का मतलब है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या हम इसका फुल फॉर्म है TPDS का टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया। 2000 में 2 विशेष योजनाएं शुरू की गई। कौन कौन सी योजनाएं थी देखिए ये। पहला है अंत्योदय अन्न योजना, ये शुरू की गई, और अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई। ये योजनाएं जो थी अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए थी? गरीबों में भी सर्वाधिक गरीबों के लिए। और जो दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों समूहों पर केंद्रित थी। इन दोनों योजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया गया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से इसको जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से 2000 में 2 विशेष योजना शुरू की गई। कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरी है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। सबसे पहला तो है अन्न भंडार भरे होने के बावजूद भी कुछ स्थानों पर भूखमरी की घटनाएं सुनाई देती हैं। दूसरा, गोदामों में कभी कभी अनाज सड़ जाता है। तीसरा, चूहे अनाज को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरह से APL कार्ड धारकों के लिए खुले बाजार के लगभग बराबर कीमतें रखी गई हैं। तो ये कुछ आलोचना सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गई है। इस आलोचना के बावजूद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से भारत में कार्य कर रही है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। इतनी व्यवस्था करना सरकार के लिए जो है ये मुश्किल हो रहता है, कठिन रहता है। उसके बावजूद भी सरकार निर्धन से निर्धन व्यक्ति को कम से कम कीमत पर अनाज और ज़रूरत के सामान देने की व्यवस्थाएं कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है। इस सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक हैं। कौन कौन से? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन दोनों के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक के अलावा कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम सरकार के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इनमें से कुछ प्रोग्राम क्या हैं देखिए। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना।
तो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर तेजी से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।